हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल राशिद JRF पर। जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आज हम बात करने वाले हैं GST में वैल्यूएशन अंडर GST। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है, साथ में थ्योरी भी इसकी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू में हम इसका थ्योरी का पोर्शन करेंगे और उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम लगभग हर तरह का न्यूमेरिकल्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशन अंडर GST आपका जो है अच्छा हो जाए और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आप इजीली कर पाएँ। सबसे पहले देखिए, जैसे ही यहाँ पे कंटेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ कंटेंट में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि GST का वैल्यूएशन कैसे करते हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि GST का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स 2017 है उसमें डिटर्मिनेशन यानी कि निकालने का तरीका क्या बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो देख रहे होंगे कि GST क्या है, GST की लायबिलिटी क्या है, यानी कि GST में क्या हमें सरकार को देना पड़ता है। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो आपकी टैक्सेबल गुड्स का जो वैल्यू है या जो सर्विसेज है उसका आपको रेट ऑफ GST, जो भी आपका GST का रेट्स होगा उसके हिसाब से आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है। तो GST लायबिलिटी इज वैल्यू ऑफ योर टैक्सेबल सर्विसेज और गुड्स इनटू रेट ऑफ योर GST। उसके बाद यहां पे देखिए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बहुत अंडर GST। तो यहां पे देखिए दो ऑप्शन हैं, दो तरीके से करना पड़ता है हमें कि वेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस, यानी कि हम अगर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो जो ट्रांजैक्शन है वो अंडर सेक्शन 15 में कवर होगी। और वेयर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल, यानी कि अगर हम उसको डिटरमिन कर नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, तो उसका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो बेस होगा वो क्या होगा, वो GST डिटर्मिनेशन वैल्यू सप्लाई रूल्स 2017 होगा। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि अंडर सेक्शन 15 और सप्लाई रूल्स 2017 क्या है। अब देखिए, जैसा आप यहां पे देख रहे होंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू टू बी वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 CGST एक्ट 2017। तो ये क्या कहता है, सेक्शन 15 क्या कहता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, अब बात करेंगे हम जैसे सेक्शन 15 की। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 15 में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो आपने प्राइस एक्चुअली में पेड किया है या पेबल है। उसके अलावा वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई नॉट रिलेटेड, शुड नॉट बी रिलेटेड। देखिए रिलेटेड नहीं होने चाहिए, अनरिलेटेड होने चाहिए। उसके अलावा प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, यानी कि उसमें प्राइस होना चाहिए कंसिडरेशन के रूप में। तो ये आपका वैल्यूएशन का रूल है कि आप अनरिलेटेड हो, आपका कोई रिलेशन ना बनता हो, आपका कंसिडरेशन हो। देखिए यहाँ पे क्या है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि X सोल्ड 1 metric ton ऑफ सीमेंट टू Y फॉर ₹6,500, 6,500 रुपये में उसने 1 metric ton सीमेंट भेजा, X ने Y को बेचा है। द होलसेल प्राइस ऑफ 1 metric ton सीमेंट इज 7,000, जबकि होलसेल प्राइस क्या है 7,000, उसने दिया है 6500 रुपये, 500 रुपये कम दिया है। द X एंड Y आर नॉट रिलेटेड, दोनों रिलेटेड नहीं है, ठीक है, अनरिलेटेड है। Hence GST shall be charged on 6,500 transaction value and not on wholesale price ₹7,000। देखिए अगर ये अनरिलेटेड है तो होलसेल प्राइस से कम पे बेचा, फिर भी उसको GST कम पे ही देना होगा।
हाँ, अगर यहाँ पे ये रिलेटेड होते, इनका कोई रिलेशन होता, तो फिर इनको होलसेल प्राइस मिनिमम पे पेमेंट करना पड़ता टैक्स जीएसटी का। अब बात करेंगे हम कि रिलेटेड पर्सन कौन हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए रिलेटेड पर्सन कौन हो सकते हैं। देखिए रिलेटेड पर्सन्स आपके ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, ठीक है, अनदर बिजनेस और लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, और इसके अलावा जिसने होल्ड कर रखा हो 25% और मोर स्टॉक्स और शेयर्स का, 25% से ज़्यादा उसके स्टॉक और शेयर्स हों या उसके पास वोटिंग पावर हो। उसके अलावा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हो। उसके अलावा वो मेंबर्स हो एक फैमिली का, यानी कि उसका स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, फैमिली के यानी कि जो लोग हैं वो इसमें कवर होंगे आपके। तो ये आपका रिलेटेड पर्सन्स होंगे, ये रिलेटेड पर्सन्स होंगे आपके जो है इनके साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन जीएसटी में जो है ध्यान से देखा जाएगा कि वो कम पैसों में ना हो। अगर वो मार्केट प्राइस से कम में होगी तो मिनिमम मार्केट प्राइस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब बात करेंगे कि कंसिडरेशन क्या हो सकता है। देखिए क्या तो आपने कंसिडरेशन जो है वो मनी में किया हो, ठीक है, या मॉनेटरी वैल्यू में हो, किसको किया हो, रेसिपेंट को किया हो, या उसके अलावा उसने क्या किया हो कि डिपॉजिट कर दिया हो पेमेंट उसके खाते में रेसिपेंट के या सप्लायर के, ठीक है। तो या तो आपको रुपीज़ में पेमेंट करना पड़ेगा यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी, और या मॉनेटरी वैल्यू, जो आप अगर कोई सामान दे रहे हैं तो उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए जिससे वो पता लगाया जा सके कि कितना आप पेमेंट कर रहे हैं कंसिडरेशन के रूप में। उसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है कोठारी प्रोडक्ट लिमिटेड कानपुर सोल्ड टबेको ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का इसने टबेको बेचा है। देखिए किसने बेचा है, कोठारी ने। 1 लाख रुपए का इसने टबेको बेचा है और उस पर जो जीएसटी जो एक्साइज ड्यूटी इस पे लगी है, एक्साइज ड्यूटी लगी है 64%, आईजीएसटी लगा है 28%, जीएसटी कंपनसेशन सेस है उस पर 90%। और वो कह रहा है कि आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी है जीएसटी की, ठीक है, टैक्स चार्ज सेपरेटली। अब देखिए क्या किया इन्होंने, मैंने 1 लाख रुपए का टबेको बेचा था, 1 लाख रुपए का, उस पर मेरा एक्साइज 64% के हिसाब से कितना आया, 64,000। उसके बाद इन्होंने आईजीएसटी 28% के हिसाब से आईजीएसटी इस पे निकाला, ठीक है। यानी कि आप ध्यान रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी होगा तो आपको एक्साइज ड्यूटी को बेटा ऐड करना है। आपको एक्साइज ड्यूटी को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा उस पर आपको अपना जीएसटी चार्ज करना है। ओके, आपको वैल्यू के साथ एक्साइज ड्यूटी को ऐड करना है और उसके बाद अपना जीएसटी चार्ज करना है। तो जीएसटी 28% आया 164,000 का, तो ये आ गया। इसके बाद जीएसटी कंपनसेशन, ये भी 164,000 का। कंपनसेशन हमेशा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही निकलेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए उसने वैल्यू में बेटा, वैल्यू में क्या किया उसने, वैल्यू में उसने एक्साइज को ऐड किया है। तो आपको भी एक्साइज ड्यूटी को वैल्यू में ऐड करना होगा, उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं, जिस पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे बेटा, तो ये हमारा जो है वैल्यू टैक्सेबल, ये तो आपका आ जाएगा आपका टोटल सप्लाई वैल्यू, ठीक है। इसको हम टोटल सप्लाई वैल्यू कहेंगे। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल देखिए इसी तरह का कि एक मशीन है, उसने 2 लाख रुपए की मशीन आपने जो है
उसने 2 लाख रुपए की मशीन यूएसए से उसने क्या किया बेटा, इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये कैसा केस है, ये इंपोर्ट वाला केस है। दूसरा पहला वाला केस आपका कौन सा था, वो मैन्युफैक्चरिंग का केस था। तो 2 लाख रुपए का इसने मशीन जो है यूएसए से जो है इंपोर्ट किया है। इस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी 10% लगा, आईजीएसटी इस पर 28% लगा। तो इसमें भी इन्होंने ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो देखिए, जैसे हमने पहले वाले में किया था कि वैल्यू 2 लाख रुपए आई, उसमें पहले वाले में क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग था तो एक्साइज ड्यूटी लगी। ये आपका इंपोर्ट है तो इसमें क्या लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको बीसीडी भी कहते हैं बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 2 लाख का 10% 20,000, टोटल आपका हो गया 2,20,000। ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आपको आईजीएसटी लगाना है 28%। तो इन्होंने 28% निकाला 61,600। इसका अगर हम टोटल कर देंगे तो ये मेरा टोटल सप्लाई वैल्यू आ जाएगा, या इनवॉइस वैल्यू भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, या इनवॉइस वैल्यू भी इसको हम कह सकते हैं। तो पहला वाला केस, ये वाला केस जो था, ये वाला केस था हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, ध्यान रखिएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग का केस था और ये वाला हमारा इंपोर्ट का केस है। ओके, ये इंपोर्ट का केस है। तो मैं दोनों को इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग का है और ये इंपोर्ट का है। तो ध्यान रखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हमने वैल्यू में एक्साइज ड्यूटी जोड़ा, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू में हम क्या जोड़ेंगे बेटा, वैल्यू में हम BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी को ऐड करेंगे। तो ये हमारा क्या बन के आएगा, ये हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू बनकर आएगा। इस वैल्यू पे ही हमें जीएसटी चार्ज करना होता है। ठीक है, इस वैल्यू पर ही हमें जीएसटी चार्ज करना होता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम बात करेंगे, इन्होंने क्या किया, दीपक फर्टिलाइजर सोल्ड 100 bags of urea to Pune traders at the rate 250 पर बैग। इन्होंने 100 बैग्स बेचे, दीपक फर्टिलाइजर ने यूरिया के पुणे ट्रेडर्स को 250 रुपये पर बैग में। दीपक फर्टिलाइजर से ने 50 रुपये पर बैग सब्सिडी भी इन्होंने, देखो ये सब्सिडी का केस है बेटा। ठीक है, ये सब्सिडी वाला केस है। ठीक है, 100 बैग्स का रेट कितना था, 250 पर बैग, और इन्होंने 150 रुपये पर बैग सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी भी चार्ज की है, सब्सिडी इनको मिली है। तो ये क्या करेंगे, तो देखिए वैल्यू कितना आया आपका, 250 इंटू 100। ठीक है, इसको हम क्या करें, 2,25,000 ये आपका आ गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका 25,000 इन्होंने बता रखा है। सब्सिडी का क्या करना है, देखिए सब्सिडी किससे मिली है बेटा, सब्सिडी मिली है हमें गवर्नमेंट से। कितनी मिली है, 5,000। क्यों 5,000 मिली है, 50 रुपये पर बैग, तो 100 का मतलब हो गया 5,000 सब्सिडी हमको मिली है। तो ये 5,000 इज़ नॉट बी एडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्यों, मैंने ये चीज़ आपको क्लास में भी क्लियर कर रखी है कि सब्सिडी जो मिलती है अगर आपको सरकार से, तो वो सरकार से मिली है तो उसका कुछ नहीं करना, आप उसको छोड़ दीजिए। वो आपका एक तरह से सरकार की तरफ से आपको मदद है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसे कुछ नहीं करना। अब आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू यही होगा 25,000। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना होगा, 25,000 आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। इस पे जीएसटी चार्ज होगा, इस वाली वैल्यू पे जीएसटी चार्ज होगा। इसके बाद यहाँ पे ये इसका कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी का परफॉर्मा आपको दे रखा है। यहाँ पे देखिए, अब परफॉर्मा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्राइस एक्चुअली पेड, जितना हम प्राइस पेड कर रहे हैं या पेबल यानी कि देंगे किसको, रेसिपेंट को, उसमें हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, और क्या चीज़ें लेस करनी है, ध्यान रखिएगा। अगर हमने कोई टैक्सेस दिए हैं बेटा, टैक्सेस दिए हैं या कोई भी फ़ी चार्ज की है, कहीं पे हमारा सेस लगा है या किसी और कानून के तहत हमने कुछ खर्चा हुआ है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने कोई लाइबिलिटी दी है किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे।
इसके अलावा जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे हमने इसका वज़न करवाया, इसकी डिज़ाइनिंग पे किया, पैकिंग पे किया, ट्रांसपोर्टेशन पे किया, वारंटी पे किया, इसकी धर्मादा या चैरिटी दी, इंश्योरेंस कराया, इसका इंस्पेक्शन कराया, इसका क्वालिटी कंट्रोल या टेस्टिंग कराई, इसका आफ्टर सेल सर्विस चार्जेस भी दिए, सर्विस चार्जेस बाय रेस्टोरेंट वगैरह जो भी हमने किया होगा, ब्याज दिया होगा या सब्सिडी हमें मिली होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी से अदर देन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाले को हमको छोड़ना है बेटा, ध्यान रखिएगा। अदर देन यहाँ पे लिखा है कि केवल कौन सी सब्सिडी छूटेगी आपको, जिसको आप ऐड नहीं करेंगे, केवल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिली है तो उसको आपको ऐड नहीं करना, बाकी सारी सब्सिडी को आपको ऐड करना है अपनी वैल्यू में जो आप पेमेंट आपने किया है। उसके बाद क्या चीज़ें आप इसमें जो है लेस करेंगे, तो कोई आपका डिस्काउंट होगा जो दिया गया होगा, या उसके बाद आपने सप्लायर को दिया होगा, या आपने कोई CGST कंपनसेशन, सेस वगैरह या कोई और खर्चा जो आपको लगता है तो वो आपको इसमें से माइनस करना होगा। इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आएगा बेटा, इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आएगा। आप लोग जो है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसी जो हमने वैल्यूएशन पढ़ी है उसी के ऊपर देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसने कहा हमको कि हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या निकालना है बेटा? हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसने हमें क्या क्या दिया है? इसने हमें मशीन का प्राइस दिया है, पैकिंग चार्जेस दिए, स्पेशल पैकिंग, लोडिंग वगैरह, डिज़ाइन, प्री डिलीवरी और डिस्काउंट दिया है। अब हमें ये देखना है किसको हमको प्लस करना है, किसको हमको माइनस करना है। सबसे ऊपर प्राइस ऑफ मशीन जो आप पेमेंट करेंगे या पेमेंट करने वाले हैं तो आपने ऊपर रख दिया। उसके बाद इन्होंने पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिज़ाइन और प्री डिलीवरी ये सब ऐड होने वाले खर्चे थे, इनको ऐड कर दिया। 4,10,000 रुपये टोटल आ गया। उसके बाद जो डिस्काउंट था उसको इन्होंने माइनस कर दिया। 3,60,000 रुपये आपका क्या आया? ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आया। इस वाली वैल्यू पे GST चार्ज होगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू या वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह का जो है एक प्रोफेशनल से रिलेटेड, एक CA से रिलेटेड एक जो है एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है क्योंकि ये सर्विस का है। अभी तक हमने गुड्स के किए हैं, ये सर्विस का है। देखिए मिस्टर A हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं दिल्ली में, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी को। ठीक है, किसकी कंपनी है? पुलकित महाजन की, पंजाब में। तो उन्होंने क्या चार्ज किया? CA मिस्टर A ने, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल फ़ीस कंपनी बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 1,20,000 रुपये चार्ज की। उसके अलावा प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेस 30,000 रुपये उन्होंने बताए। फाइलिंग एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के 80,000 रुपये उन्होंने दिए हैं एज अ प्योर एजेंट ऑफ मिस्टर पुलकित, वो उन्होंने चार्ज किए 80,000। और रिम्बर्समेंट और ट्रैवलिंग खर्चे उन्होंने 20,000 बताए। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको निकालनी है और उस पर GST आपको लगाना है, CGST 9% और SGST 9% और IGST 18%, जो भी उसमें एप्लीकेबल होता है। तो आप क्योंकि जैसा देखिए ये व्यक्ति कहाँ का है? ये व्यक्ति दिल्ली का है। ठीक है, ये व्यक्ति दिल्ली का है और ये किसको सर्विस दे रहा है? पंजाब को। तो यहाँ पे IGST लगेगा या CGST? यहाँ पे IGST लगेगा बेटा, क्योंकि ये कैसा केस है? ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई। कैसा है? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इसमें क्या चार्ज इसमें लगेगा? 18% IGST। दूसरी बात यह है सर्विस के केस में जो है एक ही रेट है। सर्विस के केस में एक ही रेट होता है। सर्विस अगर कोई है तो वो सर्विस 18% होती है। सर्विस कितनी होती है GST में? 18% उस पर GST होता है। तो अगर वो इंटर है या इंट्रा है, ठीक है, अगर इंट्रा है तो उस पर 2 लगेगा, 9% एंड 9% CGST SGST, और इंटर है तो सीधा 18% IGST। ठीक है, ये ध्यान से देखना होगा कि सर्विसेज है तो 18% GST लगेगा, एक ही रेट है। इंटर है तो 18% IGST, और अगर इंट्रा है यानी कि सेम स्टेट है, ठीक है, सेम स्टेट है, स्टेट के बाहर नहीं गया है, तो SGST और CGST ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये सर्विस का केस था तो 18% ही लगना था,
दिल्ली वाले ने पंजाब को दिया है तो 18% IGST लगेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, उसने 1,20,000 अपने प्रोफेशनल चार्जेस के लगाए, ठीक है, प्रिंटिंग के लगाए और ट्रेवलिंग के लगाए। इन सबको जोड़ दीजिए, 1,70,000 रुपये आएगा। अब आप इसमें एक बात पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर 80,000 रुपये आपने जो बताए थे ये वाले, ये कहाँ पे गए सर? देखिए यहाँ पे वर्ड आया प्योर एजेंट। जितना भी काम उसने, क्योंकि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उसने चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में ही बिल बनाया है। तो जो भी सर्विसेज उसने एज अ चार्टेड अकाउंटेंट दी हैं उसको तो हम उसके बिल में इंक्लूड करेंगे। जो उसने एजेंट के रूप में दी हैं तो वो एजेंट में उसका वर्क कवर नहीं होता है। तो उसने प्रोफेशनल फीस ली, वो चार्टेड अकाउंटेंट की हो गई, प्रिंटिंग चार्जेस लगाए या फाइलिंग फीस ली, ये सब चार्टेड अकाउंटेंट के ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। बाकी जो वो फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन चार्जेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कर रहा है प्योर एजेंट के रूप में, ध्यान रखिएगा, प्योर एजेंट ऑफ मिस्टर पुलकित। तो यहाँ पे वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सर्विसेज में कवर नहीं होगा, ठीक है, तो सर्विसेज में कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू में 80,000 को हमने इंक्लूड नहीं किया, 1,70,000 रुपये हमारी आ गई, उस पर 18% 3,60,000 रुपये। अगर हम ये 30,600 रुपये अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, टोटल करके 2,06,000, ठीक, 2,06,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा हमारा, ये कंप्लीट। हमने अभी तक जो कवर किया है बेटा, हमने कवर किया है सर्विसेज को, हमने कवर किया है जो हमारा होता है गुड्स को। एक क्वेश्चन एक और मैंने इसमें सेलेक्ट किया था, वो मैं क्वेश्चन एक बार को आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। इसी के साथ हमारा वैल्यूएशन अंडर जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये है, मिस्टर हरप्रीत इज़ सेकेंड हैंड कार डीलर, सेकेंड हैंड कार डीलर हैं, पुरानी कारों को खरीद कर बेचते हैं। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं, क्या दी हैं? परचेज प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार एंड नो आईटीसी, आईटीसी तो कोई मिलेगा नहीं उनको क्योंकि ओल्ड कार्स हैं, तो 2 लाख रुपए। सोल्ड कार आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग, 3 लाख रुपए उन्होंने वो उन कारों को बेचा, थोड़ा सा उसमें उन्होंने प्रोसेसिंग किया, खर्चा किया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस, उनकी सर्विस का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू इफ़ मिस्टर हरप्रीत परचेज द कार एट 350, ठीक है, खरीदी तो उन्होंने 2 लाख की, 3 लाख में बेची, पर वो कह रहे हैं सेकंड उसमें कि अगर वो 3,50,000 की खरीदते तो उनका वैल्यू क्या होता। तो देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड परचेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस पे जीएसटी लगेगा वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, ठीक है, यानी कि परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे। अब देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेलिंग प्राइस इनका कितना था? 3 लाख, कोस्ट परचेज प्राइस कितना था? 2 लाख, तो इनका वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा 1 लाख। अगर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई 3,50,000 मतलब सॉरी इनका परचेज प्राइस अगर 3,50,000 हो जाए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कार परचेज फॉर 3,50,000 वो नील होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कभी भी बेटा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी माइनस में नहीं होगा। अगर वो माइनस में जाएगा तो उसको हम नील कहेंगे, यानी कि उसको हम ज़ीरो कहेंगे। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो कहेंगे। तो कभी भी ये माइनस में नहीं होगा कि हम इसको कहेंगे जी लॉस, नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर लॉस में गया है तो उसको हम ज़ीरो मानेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को कब ज़ीरो मानेंगे, तो ये मुझको बताना था। ये था आपका आज का जो चैप्टर था, जो जिसे हम कवर करने थे। आगे के चैप्टर में जैसे आप देख रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम करेंगे, तो आज के चैप्टर में हमने कवर किया वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। बहुत से बच्चों की जो थी ये रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमें जो है
न्यूमेरिकल पार्ट्स कराइए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं न्यूमेरिकल पार्ट्स थ्रू योर हम इसके एग्जांपल्स के करा दें। और आगे के जो हमारे आईटीसी वाला चैप्टर है, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कि हम लिख के आपको बताएं, तो वहाँ पे हम आपको लिख के बताएंगे। मिलते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स ही उसकी एसेट्स होते हैं, और एक टीचर हमेशा चाहता है कि वो अपनी एसेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को नया नया सिखाते रहे, ज्ञान में वृद्धि करता रहे अपने स्टूडेंट्स की। तो मिलता हूँ ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए